Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our topic features, problems, and policies of Indian agriculture. Okay, स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उसमें मैंने आपको बताया कि जब इंडिया ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इंडियन इकोनॉमी किन किन प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी. उन प्रॉब्लम्स को ही फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा गया. ओके, आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी जो सिचुएशन इंडियन एग्रीकल्चर में जनरेट हुई थी, जो फीचर्स इंडियन एग्रीकल्चर में जनरेट हुए थे, उनके पीछे क्या रीज़न थे, क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय इंडियन एग्रीकल्चर की. उन सभी प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, इंडियन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. इंडियन एग्रीकल्चर इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम. हम कई बार इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया था ब्रिटिश रूल ने. कंप्लीट ब्रिटिश का जो जमींदारी सिस्टम या जमींदारी रिवेन्यू सिस्टम था उससे इंडियन एग्रीकल्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था. फार्मर्स के पास सरप्लस बचतें नहीं थी जिससे वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें. ठीक है, जमींदार जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका सारा का सारा कंजम्पशन, उसका सारे रिवेन्यू का वो यूज़ अपनी लग्जरियस लाइफ को सरवाइव करने में कर रहे थे. इसलिए एग्रीकल्चर में कोई भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था. ठीक है, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट हुए, बहुत सारे परिणाम हुए. जैसे इरिगेशन सिस्टम हमारा डेवलप नहीं था. हम डिपेंड किस पर थे, कल ही बताया फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. वी आर टोटली डिपेंड ऑन रेन वाटर, यानी हम वर्षा पर आश्रित थे, जिसकी वजह से कभी वर्षा अच्छी हो जाती थी तो क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ठीक होता था, और अगर वर्षा कम हो जाती थी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या हो जाता था, कम रहता था. ठीक है, वर्षा ज़्यादा हो गई तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खराब हो जाता था. तो इससे क्या था, जो एग्रीकल्चर का नेचर था वो अनस्टेबल था, स्टेबल नहीं था, स्थिर नहीं था. कभी प्रोडक्शन अच्छा हो गया तो कभी प्रोडक्शन बहुत खराब हो गया. तो पहली प्रॉब्लम क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स, इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था, अनस्टेबल था. ठीक है, अनस्टेबल एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर इन इंडिया इज लार्जली डिपेंड ऑन मानसून. ज़्यादातर इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो मानसून पर ही डिपेंड था. एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्लक्चुएट ईयर आफ्टर ईयर. तो समय के साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो ईयर टू ईयर वेरिएट कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था. कभी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जा रहा था, कभी प्रोडक्शन बहुत ही खराब हो जा रहा था. इट्स टर्न लीड टू प्राइस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्रॉप्स के प्राइस बहुत कम हो जा रहे थे, लोग के फार्मर्स की इनकम अच्छी हो जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा था. लेकिन जैसे ही खराब बारिश की या ज़्यादा बारिश होने की वजह से प्रोडक्शन घटता था तो क्या होता था, प्राइस बढ़ने लगते थे, फार्मर्स की इनकम घट जाती थी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होता था. तो अनस्टेबल एग्रीकल्चर के रिजल्ट से हमारी इकोनॉमी भी अनस्टेबल सिचुएशन में रह रही थी. ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, यानी जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न था वो कॉमर्शियल नहीं था। मीन्स ज़्यादातर जो इंडियन फार्मर्स थे वो क्रॉपिंग में दो ही तरह की क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, एक फूडिंग क्रॉप, ठीक है, फूडिंग क्रॉप, एंड सेकेंड नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, ठीक है। ये क्रॉपिंग पैटर्न था। इसमें भी जो फार्मर्स थे ज़्यादातर फार्मिंग क्या करते थे, फूडिंग क्रॉप्स जैसे राइस यानी चावल, पैडी, वीट गेहूँ, बाजरा, पल्सेस दालें, इस तरह की क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। जो नॉन फूडिंग क्रॉप्स थी उन पर कम फोकस रहता था, कम प्रोडक्शन करते थे। और इसके साथ साथ जो कॉमर्शियल क्रॉप्स थी, कॉमर्शियल क्रॉप मीन्स ऐसे क्रॉप्स जिन्हें फार्मर मार्केट में सेल करके इनकम अर्न करने के लिए क्रॉपिंग करते थे, उनको क्या कहा जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। जैसे शुगर केन, ठीक है, पोटैटो, कॉफ़ी, टी, ऐसे क्रॉपिंग्स, ऐसे क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन किसान मार्केट में सेल करने के लिए करता है, उनको क्या कहा जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। और जो फार्मर थे, इंडियन फार्मर थे, वो कॉमर्शियल क्रॉपिंग पर, कॉमर्शियल क्रॉपिंग की प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ओके, यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो ब्रॉड कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था, एक फूड क्रॉप एंड सेकेंड नॉन फूड क्रॉप। वाइल द फार्मर comprise the food grains, sugar cane, the latter includes kind of fiber and oil seeds. In recent year there has occurred a fall in non-fooding agriculture products. यानी जो क्रॉपिंग पैटर्न था इंडिया का, उसमें इंडियन फार्मर क्या करते थे, दो तरह की क्रॉप पैटर्न को उन्होंने अडॉप्ट किया था, एक फूडिंग आइटम्स, एक नॉन फूडिंग आइटम। नॉन फूडिंग आइटम्स मीन्स शुगर, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। लेकिन टाइम टू टाइम, यानी जिस टाइम के साथ जो फार्मर्स थे उन्होंने नॉन फूडिंग आइटम्स को, नॉन फूडिंग आइटम्स के प्रोडक्शन को क्या किया, डिक्रीज करने लगे, कॉम्प्रेस करने लगे। यानी वो ज़्यादातर फूडिंग आइटम्स यानी ग्रेन्स को ही प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, तो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो चुका था, यानी कॉमर्शियल जो क्रॉपिंग थी वो लगभग इंडिया से खत्म होने लगी थी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सब डिविजन्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये भी इंडियन एग्रीकल्चर का एक प्रॉब्लम था कि जो लैंड होल्डिंग्स थी, एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, वो लैंड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ करती थी। कल ही मैंने आपको फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर का बात की, जब मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो मैंने आपको बताया था कि जो किसानों के पास एग्रीकल्चरल लैंड था वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ होता था, जिसकी वजह से उनको फार्मिंग करने में भी डिफ़िकल्टी होती थी और कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी बढ़ा हुआ था, यानी कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी बढ़ जाती थी, कृषि की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ हो जा रहा था, जैसे एक फार्मर है, मान लेते हैं एक फार्मर के पास
1 हेक्टेयर लैंड का टुकड़ा है, ठीक है। अब उसकी जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आती है, मान लीजिए उसके 2 बेटे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में जब वो लैंड फार्मर की उसके बेटे के हैंडिंग ओवर में जाती है, बेटों के पास जाएगी, तो वो 1 हेक्टेयर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी पहले जो बड़ा पार्ट ऑफ पीस ऑफ लैंड था वो अब 2 छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चर लैंड था उसकी लैंड होल्डिंग स्मॉल होती चली जा रही थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफ़िकल्टी इन फार्मिंग दोनों प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही थी, जो इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यही लिखा हुआ है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज। मैंने बताया भी कि एक फार्मर के 2 बेटे हैं, अब जब फैमिली ब्रेक डाउन होगा तो हाफ हाफ दोनों में बट जाएगी। तो पहले रीजन था ड्यू टू पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, देयर हैज अकर्ड कंटिन्यूअस सब डिविजन्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको उसके सब डिविजन्स होते जा रहे थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे थे इन स्मॉलर एंड स्मॉलर प्लॉट्स, यानी वो खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, निग्लेक्टेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन। निग्लेक्टेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब समझते हैं? रोटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहना, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ज्योग्राफी 8th और 9th में पढ़ी होगी तो वहाँ आपको क्रॉप रोटेशन पढ़ाया होगा, यानी टाइम टू टाइम जो क्रॉप्स होती हैं उनमें फसल के टाइप्स को बदलते रहना ही क्या है? क्रॉप रोटेशन है। जब जैसे कभी एक ही प्लॉट में इस सीजन में हम लोगों ने क्या किया कि राइस का क्रॉपिंग कर ली, राइस क्रॉप करने के बाद हमने उस प्लॉट में वीट लगा दिया, गेहूं लगा दिया, गेहूं के पकने के बाद जब गेहूं काटा गया उसके बाद हमने उसमें शुगर केन डाल दिया, या शुगर केन के अलावा हमने कोई पल्सेस यानी दालों की खेती कर ली। यानी एक ही प्लॉट में समय के साथ अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है। लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या था, मैं बताया स्टूडेंट्स कि जो फार्मर्स थे वो किसकी एग्रीकल्चर करना प्रायोरिटी देते थे? फूडिंग आइटम्स की। यानी इंडियन एग्रीकल्चर से क्या था कि क्रॉप रोटेशन को निगलेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से एक प्लॉट पर, एक लैंड पर एक ही क्रॉप का कंटिन्यू बार बार एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस करने से क्या होता है? जो लैंड होती है, लैंड की फर्टाइल पावर क्या होती है? खत्म हो जाती है, उत्पादन शक्ति खत्म हो जाती है। लैंड से जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट पर हेक्टेयर रिड्यूस होता जा रहा है, होता जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंडियन फार्मर्स ने इंडियन एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन को निगलेक्ट कर दिया गया तो धीरे धीरे क्या हुआ? इंडिया की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर आउटपुट का लेवल भी डाउन होने लगा। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यही लिखा हुआ है, सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉपर रोटेशन ऑफ क्रॉप। इफ क्रीड्स आर ग्रोन ऑन अ प्लॉट लैंड इट्स फर्टिलिटी इज रिड्यूस टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ समय बाद इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। और इंडियन एग्रीकल्चर में ये सिस्टम कंटिन्यू चल रहा था, यानी वहाँ जो क्रॉप रोटेशन था वो क्या हुआ? उसे बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ?
इंडियन एग्रीकल्चर में, इंडियन कल्चरल लैंड की जो फर्टिलिटी थी, जो फर्टाइल पावर थी, वो रिड्यूस होने लगी। ओके, इसके बाद मार्केटिंग ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड करना, क्या कहते हैं उसे? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इंडिया में जो फार्मर्स के लिए हमने पढ़ा, दो चीज़ें इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत बड़े फीचर थे। सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी, बताया था मैंने कि इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ही जो पर हेक्टेयर आउटपुट था वो बहुत कम था, यानी प्रोडक्टिविटी पहले से ही बहुत कम थी, जिसके रिजल्ट में जो इंडियन फार्मर्स थे उनकी इनकम भी बहुत कम थी। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए रीज़न क्या था। वन ऑफ द मेजर कॉज of low income of Indian farmer is the difficulty in the marketing of their crops. Agricultural marketing arose due to lack of communication and middleman. Due to lack of communication and middleman, farmers sold their crops on at cheap prices. ठीक है, यानी जो इंडिया में फार्मर्स के लिए अपनी क्रॉप को मार्केट में सोल्ड करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रॉप को सेल करने के लिए जो शॉप्स होती हैं, जो मंडियां होती हैं, मंडी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, इस तरह का सिस्टम बहुत ही डेवलप नहीं था। ठीक है, और जहां पर दूर दूर पर ये मंडी समितियां होती थी, कोऑपरेटिव शॉप्स होते थे, उनमें उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। फार्मर्स का उन मंडियों के साथ कम्युनिकेशन करेक्ट ठीक नहीं था, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। तो इसकी वजह से लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम, किसानों के साथ क्या होता था कि वो अपनी जो क्रॉप थी, जो प्रोडक्ट्स थे, उन्हें बहुत ही चीप प्राइस पर उन्हें बेचना पड़ जाता था। इसलिए फार्मर्स की जो इनकम थी वो बहुत कम थी। यानी इंडियन एग्रीकल्चर में कोई वेल डेवलप्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को बहुत ही सस्ते रेट्स पर सोल्ड करना होता था और एज रिजल्ट उनकी इनकम कम रह जाती थी। ओके, इसके बाद पुअर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया। जो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें बताया था कि जो फार्मिंग के लिए क्रेडिट फैसिलिटी थी वो आज की तरह उतनी डेवलप नहीं थी। जो आज आप बैंक्स देख रहे हैं, इस तरह के बैंक्स नहीं थे। फार्मर्स के पास क्रेडिट लेने के लिए इतने वेल डेवलप्ड ऑप्शंस नहीं थे। तो इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए किस पर डिपेंड रहते थे? या तो अपने रिलेटिव्स पर या फिर मनी लैंडर्स पर, जिनको हम क्या कहते हैं? मनी लैंडर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? साहूकार। जो ज्वेलर्स होते हैं मार्केट में, आपको ने देखा होगा, लोगों की ज्वेलरी रख के उनको कुछ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करा देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? लोकल मनी लैंडर्स या साहूकार बोला जाता है। इतना डेवलप, इतना स्ट्रॉन्ग क्रेडिट सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चर में नहीं था, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर की एक प्रॉब्लम थी। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द टिपिकल इंडियन फार्मर्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन डेट। क्यों?
जो इंडियन फार्मर था वो हमेशा डेब्ट में फंसा रहता था, कर्ज में फंसा रहता था। क्यों? बताया मैंने, सबसे पहले तो लो प्रोडक्टिविटी हमारी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से हमारा जो लैक ऑफ मार्केटिंग या लैक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम था वो भी डेवलप नहीं था। तो एक तो पहले से प्रोडक्टिविटी कम थी, दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम सही नहीं था, जिसके वजह से किसानों को इनफ इनकम अर्न नहीं हो पाती थी। तो जिसकी वजह से क्या करते थे किसान, हमेशा कर्ज में दबे रहते थे। वही लिखा है, द टिपिकल इंडियन फार्मर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन डेट। डेट मीन्स कर्ज, ओके। वन द फार्मर फॉल्स into the debt due to crop failure or low price of crops or unorganized money lenders, he can never come out of it। ठीक है, तो मैंने बताया कि इंडियन फार्मर्स ऑलवेज डेट में दबा रहता था, जिसके बहुत सारे रीज़न थे। क्रॉप फेल्यूर, क्योंकि क्रॉप हमारी डिपेंड थी कहाँ, रेन वाटर पर। रेन अच्छा नहीं हुआ तो भी क्रॉप फेल्योर हो गया, रेन बहुत ज़्यादा हो गया क्रॉप फेल्योर हो गया, ठीक है। या फिर मार्केट, लैक ऑफ मार्केटिंग सिस्टम, प्राइस अच्छा नहीं मिल पा रहा था, या फिर उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर से लोन लेना होता था, जो बहुत महंगे ब्याज दर पर लोन देते थे, तो वो ब्याज ही नहीं निपटा पाते थे, प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से पेमेंट करें। तो इस वजह से वो कभी भी डेट से बाहर नहीं आ पाते थे। इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर नंबर ऑफ पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, बट द प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन टू गेट क्रेडिट इज टू लॉन्ग, सो द फार्मर्स फेस्ड so many problem in the concern and move towards to unorganized money lenders। इंडियन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल क्रेडिट को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, लेकिन इन पॉलिसीज़ में क्या था, ये इतनी लेंदी प्रोसेस हुआ करती थी, इतनी डॉक्यूमेंटियल प्रॉब्लम हुआ करती थी कि इसमें फंसने से बेहतर फार्मर समझते थे कि वो लोकल मनी लेंडर से जाके कर्ज ले लें और अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की, ये उस करंट सिचुएशन में इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस की, जैसे अनस्टेबल एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड निगलेक्टेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद पुअर क्रेडिट फैसिलिटी इन इंडिया, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप इन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार लर्न कीजिए। पहले आप PDF कंटेंट पढ़िए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इन इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कल हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे। आप अपने कन्फ्यूज़न्स मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करूँगा, ओके। थैंक यू।